से दिखा रहे हैं, तो मतलब किसी ने कहा ही नहीं कि पूरे एनिमल का ग्राफ बनाओगे तो क्या है। जब कोई चीज बहुत पहली बार होती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है ना, तो वो जैसी है वैसे लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सेम सिचुएशन है कि अगर एनिमल में आप कहें कि हमने डेटा तो पढ़ लिया कि 70% इंसेक्ट्स हैं, लेकिन ग्राफ तो बुक में अलग बने हैं, वर्टिब्रेट का अलग और इनवर्टिब्रेट का अलग। अगर कहा जाए कि एक ग्राफ बना दिया जाए तो क्या आएगा। तो मतलब ऐसा कोई ग्राफ भी आप ढूंढोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं कुछ मिलेगा आपको नेट पे भी। वो जितना डेटा जिन्होंने दिया, जैसे प्रेजेंट किया, वैसे लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये थोड़े से इश्यूज हैं इस चीज को लेके कि जो डेटाबेस इंफॉर्मेशन होती है ना, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जैसा है वैसा याद करना है। हमारा पर्पस शायद यही है अभी तक। या फिर जब आप करेंगे तो आप अपना मॉडल दीजिए कि आप किस बेस पे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और आप उसमें क्या और ऐड करेंगे, या कुछ उसमें नया चीज क्या लेके आएंगे, है ना। वो तो इट्स ए काइंड ऑफ रिसर्च कि हम क्या करके दिखाएंगे उन्हें, और फिर लोग उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। सो ये जो चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज, इसमें बेसिकली सर दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में, हाँ बोलो बेटा। सर जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब स्पीसीज की रिचनेस बढ़ेगी। जेड की वैल्यूज ऑलरेडी उन्होंने करके देख लिया है, उसमें बढ़ने का कुछ है ही नहीं। या तो जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में आएगी, और अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट का बनाओगे तो 0.6 से 1.2 के बीच में आएगी। इसमें कुछ बढ़ने घटने का है ही नहीं। मतलब जहां जो आती है वो वही वही आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि तब से लेके आज तक, क्योंकि इकोसिस्टम को हमने शुरू में ही पढ़ा है। इकोसिस्टम एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है, सेल्फ गवर्न होता है, सेल्फ सस्टेनेबल होता है। वहां पे एक होम्योस्टेसिस का फिनोमिना भी इकोसिस्टम पे अप्लाई होता है। जैसे हमने रेगुलेट में होम्योस्टेसिस पढ़ा था, वैसे ही इकोसिस्टम पे भी होम्योस्टेसिस अप्लाई होता है। वो सारा कुछ अगेन मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। तो आज या सर आज से 100 साल पहले या आने वाले 50 साल के बाद किसी भी इकोसिस्टम में जब आप सेम ग्राफ को प्लॉट करेंगे ना, तो ग्राफ की वैल्यूज मतलब एक ही आएंगी, वो सेम टाइप का ही ग्राफ आएगा। तो जो वैल्यूज दे रखी हैं वही वैल्यूज हमें रखनी है। सर लेकिन जो उन्होंने वो दिया है एस इक्वल टू सी ए की एक ही पावर बात। जेड, हाँ, तो सर इसके अकॉर्डिंग तो अगर हमने जैसे कोई एरिया को चूज कर लिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अगर हमने वहां पे देखा अगर इस तो वहां पे जेड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब हम यही तो कह सकते हैं कि वहां पर स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है। विद रिस्पेक्ट टू एरिया। यस सर, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो ठीक है। हाँ मतलब अगर आपको 1.1 से 0.2 के बीच में इंक्रीज और डिक्रीज समझना है तो ठीक है, फिर वो इंक्रीज करने का मतलब है रिचनेस विद रिस्पेक्ट टू एरिया बढ़ेगा। बट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि 0.2 से ज्यादा पहुंच जाएगा या 0.1 से नीचे आ जाएगा, वो नहीं आएगा वहां पे। और ऐसे अगर आप पूरा कॉन्टिनेंट ले रहे हैं तो 0.6 से 1.2 के बीच में ग्राफ वो आएगा। 0.6 से नीचे नहीं जा सकता, 1.2 से ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर। स्टार्ट करें अगला चैप्टर, इन्वायरमेंटल इश्यूज, लास्ट है ये। दो पार्ट में पूरा चैप्टर है। एक में तो पोल्यूशन ही समझाया गया है, अलग अलग काइंड के पोल्यूशन हैं। पोल्यूशन में आपको पोल्यूशन के कॉज ही बेसिकली पता होते हैं कि पोल्यूशन क्यों हो रहा है, सब अपने आप गैस करके भी लिख लेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज है भी नहीं जो एनसीईआरटी ने नहीं लिख दी हो। इंपॉर्टेंट है कि पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, बिकॉज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग डिवाइसेज आती हैं। तो उनमें से कुछ डिवाइसेस के नाम आपको दिए हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। मतलब पोल्यूशन का कॉज क्या है सब जानते हैं, पोल्यूशन के इफेक्ट क्या होंगे ये भी सब जानते हैं, हार्मफुल इफेक्ट आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इंपॉर्टेंट है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो चैप्टर के पहले सेक्शन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, ये इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है और इन सबको डिस्कस करना है। चैप्टर के सेकंड हाफ में इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एग्रोकेमिकल्स और उनका पॉसिबल इफेक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन क्या है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो पूरे चैप्टर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पूरे चैप्टर के लिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। जो भी कुछ इन्वायरमेंट में हो रहा है गलत, वो 100% ह्यूमन की वजह से ही है। उसमें अगर आप नेचुरल एंगल लेके भी आओगे तो पॉइंट्स में जाएगा। ऐसा नहीं कहते कि नेचर में एयर पॉल्यूट नहीं करती, नेचर में भी एयर पॉल्यूट करती है। अगर कोई डेड बॉडी डिकम्पोज हो रही है तो नेचर में भी अनवांटेड, एटमॉस्फेयर में भी अनवांटेड गैसेस आती हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस आते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन। बट उसका फ्रैक्शन जब निकालोगे आप तो पॉइंट्स में भी नहीं निकल के आता है ना, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल है, ट्रेसेबल अमाउंट है वो।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा पॉल्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन की हो गई, क्योंकि सब कुछ ह्यूमन की वजह से हो रहा है ना। चैप्टर इज एनवायरमेंटल इश्यूज। मुझे तो ये था कि आप लोग पढ़ोगे ही नहीं ये चैप्टर। सर एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, बहुत रैंक बढ़ा दो। नहीं नहीं, आप पढ़ रहे हैं, इट्स गुड। मैंने आपको क्या बोला कि आप बहुत लंबे टाइम तक साथ में रहे, इट्स गुड। अभी एक बैच मैंने कंप्लीट किया, उसमें एनवायरमेंटल इश्यूज उन्होंने बोल दिया कि सर हम नहीं पढ़ रहे, हम अपने आप पढ़ लेंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपने कह दिया, मेरा काम पूरा हो गया, अब आप कहीं से भी पढ़ लो। सर फिर डिले होता ही जाता है कि चलो कल पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले जनरल डेफिनेशन पॉल्यूशन की दी हुई है। अगर हम पॉल्यूशन के हिसाब से इसको देखेंगे तो सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है? कोई भी अनवांटेड, मतलब अनडिजायरेबल चेंज। अनडिजायरेबल चेंज को आप ऐसे ले सकते हो कि बस जो आप नहीं चाहते, लाइक किसी को डीजे पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो मेरे लिए वो डीजे की जो साउंड है एक सर्टेन इंटेंसिटी से ज्यादा है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो मेरे लिए वो डीजे की साउंड पोल्यूशन है। और जो डीजे बजा रहा है या किसी को वो चीज पसंद है, तो उसके लिए वो पोल्यूशन नहीं है। तो पोल्यूशन पर्सन स्पेसिफिक हो जाता है, एरिया स्पेसिफिक हो जाता है। कहीं पे कोई साउंड लिमिट है, कहीं पे वो साउंड लिमिटेशन से बाहर चली जाती है। अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो वहाँ पे जो साउंड होती है वो 40 डेसिबल होती है। जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं हायर क्लासेस की, उन पे लिखा होता है आप बहुत धीरे बोल सकते हैं। वहां पे 50 डेसिबल की साउंड पोल्यूशन माना जाएगा, जबकि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन अपना 80 डेसिबल में कंप्लीट करते हैं, तो तब वो आपके लिए पोल्यूशन नहीं माना जाता। डीजे की साउंड 100 डेसिबल से ज्यादा है तो वो पोल्यूशन माना जाएगा उस एरिया के लिए, है ना। तो ये वेरिएबल हो जाता है कि हम पोल्यूशन को डिफाइन किसके सेंस में करेंगे। एरिया स्पेसिफिक है, एरिया का मतलब है हॉस्पिटल के अराउंड अगर आप देखोगे तो वही चीज पोल्यूशन में आएगी, बाकी केसेस में नहीं आएगी। तो स्कूल के बाहर है तो वही चीज पोल्यूशन में काउंट हो रही है, बाकी केसेस पोल्यूशन में काउंट नहीं हो रही है। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जहाँ पे वो अनडिजायरेबल वाली बात आप लेके आते हैं। सो हम पॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो ये अनडिजायरेबल चेंज कहलाएगा, है ना। कोई भी ऐसा चेंज जो आप नहीं चाहते, अनडिजायरेबल चेंज किस में आना है? इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। किस में लेना है? ऑफ डिपेंड करता है एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा। अकॉर्डिंगली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लाइक दिस, है ना। तो जैसे मान लीजिए एयर में आपने क्या किया कि एयर की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी। कैसे? एयर में बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं, अनडिजायरेबल हैं, बैक्टीरिया के स्पोर्स एयर में नहीं होने चाहिए। एयर में आपने केमिस्ट्री चेंज कर दी, अनवांटेड हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, तो एयर की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। नॉर्मली ये एटमॉस्फेरिक गैसेस के कंपोजिशन में नहीं आती। ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी करना है, आपने एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया या एयर का प्रेशर कम कर दिया हमारी वजह से, अगर ये हो रहा है तो दैट इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। आपने बर्फ बना दिया पानी को, तो आपने उसकी फिजिकल स्टेट बदल दी, तो वो वाटर पोल्यूशन हो गया। अगर आपने सिर्फ बर्फ की सिल्लियां नदी में बहा दी तो वो दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ पोल्यूशन। अगर आपने केवल खौलता हुआ पानी नदी में डाल दिया तो वो भी पोल्यूशन है, बिकॉज नदी का टेम्परेचर इतना नहीं होता जितना आपने डाल दिया है, अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोल्यूशन। इसे हम थर्मल पोल्यूशन बोल देते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज हो, प्रॉपर्टी तीन ही हो सकती है लिविंग नॉन लिविंग के हिसाब से, बायोलॉजिकल, और अगर नॉन लिविंग है तो फिजिकल केमिकल। सो किसी भी चीज की फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कोई अनडिजायरेबल चेंज आता है तो उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। अगर एयर में आ रहा है तो एयर पोल्यूशन, वाटर में आ रहा है तो वाटर पोल्यूशन, केमिकल सॉइल में आ रहा है तो सॉइल पोल्यूशन, लाइक दिस, है ना। जो पोल्यूशन कॉज करते हैं वो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। एजेंट विच कॉज पोल्यूशन, उनको आप पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे ये एक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। इंडिया में पॉल्यूशन के लिए सिग्निफिकेंट जो रोल किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। दिस इज एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट बेसिकली है,
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कहीं पे प्रोटेक्शन लिखा होता है, कहीं पे नहीं लिखा होता। ये 1986 में आया था। ये आपको ईयर भी याद रखना है और एक्ट का नाम भी याद रखना है। पूरे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन जनरल, हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे कि हमें एयर बचानी है, वाटर बचाना है, या लैंड बचानी है, या नॉइज नहीं करना है। इन जनरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, पास बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया। और किस काम के लिए करना है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। दोनों बातें हैं यहाँ पे, प्रोटेक्शन भी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। इम्प्रूव क्या करना है? द क्वालिटी, हमारी एयर की क्वालिटी अच्छी हो जाए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर एनवायरमेंट। पूरे एनवायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। एनवायरमेंट का मतलब जैसे वही मैंने लिया, एयर, वाटर, सॉइल। बार बार इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली पोल्यूशन, तीन जो मेजर पोल्यूशन है वो यही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को आप लैंड पोल्यूशन भी बोल सकते हो, है ना। हायर क्लासेस में ऑटोमोबाइल पोल्यूशन अलग से पढ़ाया जाता है, बट एज पर एनसीईआरटी ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो एयर में जा रहा है, तो इट्स ए काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल से जो नॉइस क्रिएट हो रहा है वो क्योंकि एयर में जा रही है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन एयर पोल्यूशन। तो अलग से नहीं पढ़ाया जाता हमारे यहाँ, मतलब 11th 12th के लेवल पे हम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो एयर पोल्यूशन में ही पढ़ते हैं। ऐसे एग्रीकल्चर से रिलीज होने वाला जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, अगर वो रेन वाटर के साथ पानी में जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वाटर पोल्यूशन। मतलब हमें बहुत सिंपल लेवल पे पढ़ना है, हमें बहुत डिटेल पोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना। हम जितना बुक में है या जो हमारे लिए कंसर्न में है हम केवल उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे लिए एयर पोल्यूशन के अंदर ही ऑटोमोबाइल और नॉइज दोनों चीजें आ जाएंगी, है। सबसे बड़ा और सबसे डिटेल में एयर पोल्यूशन ही है, इसीलिए हम सबसे पहले वही कंप्लीट करेंगे। और सीधे सीधे जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन पे चलते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है और उसका कंट्रोल कैसे करना है। फर्स्ट इसमें जो आपको हेडिंग पढ़नी है, पहला पार्ट, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। अब एयर पोल्यूशन किस किस से होता है? अगर मान लीजिए आप ये कहें कि कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, तो एयर पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं बेसिकली, तो एयर पोल्यूटेंट्स बहुत सारे हैं हमारे पास है। अगर एयर पोल्यूटेंट्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसमें डिफरेंट काइंड के एयर पोल्यूशंस आ जाएंगे। अब उनमें कौन कौन से आएंगे उनको अगर आप देखेंगे तो उनमें से कुछ प्राइमरी होते हैं तो कुछ सेकेंडरी होते हैं, है ना। इस तरीके से एयर पोल्यूटेंट का एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन होता है। एनसीईआरटी में वो ब्रीफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप इसको एनसीईआरटी से देखोगे तो आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। लेकिन आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए कि एयर पोल्यूशन को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम ब्रीफ में कैसे कैटेगराइज करेंगे, और बाद में जो चीजें पढ़नी है वो तो हम पढ़ेंगे। जो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे वो एयर पोल्यूटेंट कहलाएंगे। तो मैं सीधे सीधे अगर बात करूं तो हमें पहले पढ़ना है कि एयर में पोल्यूटेंट्स होते कौन से हैं। एयर पोल्यूटेंट्स को अगर आप देखेंगे तो ये ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो ये दो टाइप के हैं। कुछ ऐसे हैं जो गैशियस स्टेट में, गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स, और कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में होंगे, इन्हें बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। आप पीएम देखते हैं ना, अब आजकल आने ही लगा है न्यूज में पीएम 2.5। न्यूज़पेपर अगर घर पे आता है तो आई थिंक शायद दो तीन न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनके फ्रंट पेज पे लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर पे डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लिखा होगा और उसमें पीएम लिखा होगा। पीएम इज पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर एयर में आज कितना है, कल कितना है, लाइक दिस। तो दैट इज सॉलिड स्टेट। और जो गैशियस एयर पोल्यूटेंट होंगे वो ये है। अब गैशियस को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर बाद में देखेंगे, पहले गैशियस देख लेते हैं। पार्टिकुलेट मैटर एनसीईआरटी में है, गैशियस को इस तरीके से नहीं दिया गया है, लेकिन आप अगर करोगे तो इट्स एन इजी जॉब, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। गैशियस एयर पोल्यूटेंट में ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो पोल्यूटेंट गैस स्टेट में है वो डायरेक्टली रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में या किसी केमिकल रिएक्शन के बाद रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में। इस बेसिस पे ये दो टाइप के हैं, एक कहलाते हैं प्राइमरी, प्राइमरी गैशियस एयर
पॉल्यूटेंट, और एक कहलाएंगे सेकेंडरी, बोल सकते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, है ना। प्राइमरी कौन से हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो डायरेक्टली डिस्चार्ज होते हैं, है ना, दीज आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, ये प्राइमरी कहलाते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप लिखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड NOx, अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप अपना पूरा पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एटसेट्रा, सब प्योर केमिकल कंपाउंड है, एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज होते हैं। जैसे यहाँ फ्यूलिंग स्टेशन होते हैं, पेट्रोल पंप, तो जब आप फ्यूलिंग कराते हैं तो बहुत सारे केस में आपने देखा होगा कि वो पाइप आपकी टंकी में डाल देंगे बाइक की या गाड़ी में, और बस तेल डालना शुरू कर दिया। होता ये है, या होना ये चाहिए, जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि जो नोजल होता है उस पर एक रबर की कैप होती है, बहुत सारे पेट्रोल पंप पे वो लगी होगी, बहुत सारे पंप पे नहीं होती, वो फिट कर दी जाती है ताकि जब आप फ्यूलिंग कराएं अपनी बाइक में या फोर व्हीलर में, तो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, ये उड़े ना, क्योंकि अगर ये उड़ के एटमॉस्फेयर में आएगा तो एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोकार्बन नहीं होना चाहिए ना, तो उस एयर में हाइड्रोकार्बन एज ए पॉल्यूटेंट का काम करेगा। बट पेट्रोल पंप है, चल रहा है तो चल रहा है, कौन ध्यान देता है इतना, लोगों को लगता है कि जरा सा ही तो है, बट जो सुबह से शाम तक हजारों लीटर पेट्रोल डाल देता है, तो उस हजारों लीटर में कम से कम 10-12 लीटर तो एवोपरेट हो ही जाता होगा। तो हाइड्रोकार्बन भी अपने आप में एक पॉल्यूटेंट है। ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में, सल्फर डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का काम है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ पे फ्यूलिंग प्रॉपर नहीं होती है ना, जैसे कार्बोरेटर होता है तो गाड़ियों से जब धुआं निकलता है तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन जलना चाहिए, अगर वो पूरा जलेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बट अगर पार्शियल कंबंशन हुआ, पूरी तरीके से कंबंशन नहीं हुआ, तो हाइड्रोकार्बन भी रिलीज होंगे अनबर्न्ड, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होगी। तो ये सारी गैसेस ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में जहां से भी रिलीज होती हैं डायरेक्टली रिलीज होती हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाती हैं, प्राइमरी गैसियस एयर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। अब क्या है सेकेंडरी, सेकेंडरी कौन से हैं, जो प्राइमरी में रिएक्शन के बाद बनेंगे, ये प्राइमरी है, ये आपस में रिएक्ट कर जाएं और कोई नया कंपोनेंट बना दें गैसियस स्टेट में ही, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहलाएगा, है ना। दे आर फॉर्म्ड, और बनेंगे कैसे, इन द एयर, तो हम एयर में पढ़ ही रहे हैं, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बीच में, ये है ना। अब यहाँ एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे, जैसे स्मॉग होता है ना, स्मॉग आप धुंध कहते हैं, ये जो भी आप मान लीजिए कि जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग्स होते हैं, अब आने लगे हैं जाड़ों में, अभी आप शाम को किसी ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया में जाइए तो आपको अपनी आंखों के लेवल पे, मतलब 6-7 फीट की हाइट पे एक धुएं की परत दिखाई देगी, उसको स्मॉग बोलते हैं। स्मॉग किससे बनता है, स्मॉग में क्या क्या चीजें होती हैं, ओजोन होता है O3, है ना, नाइट्रस के ऑक्साइड NOx होते हैं, एक कंपाउंड है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन कहते हैं इसे, ऑलरेडी नीट में कभी पूछा गया था ये होता है पैन, है ना, ओजोन हो गया, पैन हो गया, और नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गए, है ना ये, और इसके साथ साथ वाटर के वेपर भी होंगे, जो फॉग है, तो ये सब मिलके फॉग, पैन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्मॉग। तो स्मॉग क्या है, बेसिकली एक तरीके का गैसियस एयर पोल्यूटेंट है, बट इन सेकेंडरी स्टेज, बिकॉज केमिकल रिएक्शन के बाद बनेगा, है ना ये। ऐसे ही आपने अगर कभी सुना हो तो एसिड रेन होता है, एसिड रेन भी क्या है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट का काम करता है। एसिड रेन में खास बात क्या है, एसिड रेन कैसे बनता है कि नाइट्रस के ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगी तो H2SO4 तक पहुंचेगी, और
सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये रेन वाटर के साथ एसिडिक फ्यूम्स अर्थ की सरफेस पे आएंगी तो इसको एसिड रेन का नाम दे दिया जाता है ना। एसिड रेन का मतलब है जो कैसे बनते हैं, बाय द फ्यूजन ऑफ वाटर along with nitrous oxide and SO2। NOx से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड, और SO2 से रिएक्ट करेगा फाइनली तो H2SO4। तो ये केमिकल रिएक्शन के हिसाब से एसिड रेन हो गया। तो ये क्या है, ये मतलब कभी ऐसे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि इनमें से कौन सा गैशियस है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन कैसे बनता है, लाइक दिस है ना। एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि गैशियस एयर पोल्यूटेंट कौन से होते हैं। अब आएंगे दूसरे, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर, इनकी बात करते हैं, पीएम। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पार्टिकुलेट मैटर। आगे बुक में कैपिटल पी कैपिटल एम कहीं भी लिखा है ना, तो ये पार्टिकुलेट मैटर ही लिखा हुआ है, पीएम करके लिखा होगा, है ना। अब ये सॉलिड स्टेट में मैटर लिखा हुआ है तो उस तरीके से आएंगे, है ना। अलग अलग इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं, जैसे कहीं पे ब्लास्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, पत्थर का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, तो जब आप पत्थर को तोड़ोगे या पत्थर को काटा भी जाता है, पत्थर से बजरी भी बनाई जाती है, तो जब पत्थर को तोड़ोगे तो जो पत्थर में रॉकी सब्सटेंस होगा वो पार्टिकल्स की फॉर्म में रिलीज होगा ही सराउंडिंग में। अब वो लोग अपने मुंह पे नाक पे कपड़ा लगा के करते हैं ये काम, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ा हो सकता है कि वो पार्टिकुलेट मैटर उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उनके नोज या उनके माउथ से उनकी बॉडी में ना जाता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ब्लास्टिंग इंडस्ट्री जहाँ पे होती है वहां ये मैटर रिलीज होंगे, ड्रिलिंग जहाँ हो रही होगी, कहीं पे सुरंग बन रही है तो पार्टिकुलेट मैटर है। अब ये दिल्ली गवर्नमेंट ने तो 4-5 साल पहले ये रूल लाया है कि जब आप कोई बिल्डिंग बनाएंगे, जब आप कोई अपना कंस्ट्रक्शन अपने घर में कराएंगे, तो आपको पूरी बिल्डिंग पे कपड़ा ढकना होगा। बिकॉज होगा क्या, आप तो सीमेंट और बालू मिला रहे हैं, लेकिन मिलाने के टाइम पे जो उड़ रही है और जो पूरे सराउंडिंग में जा रही है, जो सड़कों पे जा रही है, उसको कौन संभालेगा। घर अपना बना रहे हो, पॉल्यूशन पब्लिक के लिए कर रहे हो। तो रूल बना दिया गया लीगल कि आपको कपड़ा ढक के ये काम करना है, कंस्ट्रक्शन करिए, अंदर करिए, ऊपर से एक ग्रीन चादर डाल दी जाती है, लिखा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद अंदर कंस्ट्रक्शन होता रहता है। तो वो ग्रीन से कपड़ा इसलिए पड़ा होता है ताकि वो जो धूल मिट्टी है वो सड़क पे ना आए, जो पार्टिकुलेट मैटर है वो लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना एंटर करें, वरना वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एयर पोल्यूटेंट के अंदर इंपॉर्टेंट हो गए। इनको साइज के बेस पे दो में डिवाइड किया गया है ना, ये 2 टाइप्स के हैं, है ना? एक वो जो हैवी हैं, इन्हें बोला जाता है सेटलेबल, जो टाइम के हिसाब से सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटलेबल पार्टिकुलेट मैटर, इनका साइज कितना होगा, इक्वल या मोर देन 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, है ना। ये सेटल डाउन हो जाते हैं, दे सेटल डाउन इन लेस देन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर ये अपने आप सेटल होके सरफेस पे जो ग्राउंड है वहां पे आ जाएंगे। क्योंकि साइज बड़ा है, टाइम लगेगा, 10 माइक्रोमीटर, इट्स, हालांकि हम कहेंगे सर वो तो बहुत छोटा साइज है, नेग्लेजिबल वेट है, बट जो भी वेट है 24 घंटे के अंदर ये रिलीज होके अपने आप ग्राउंड पे, जमीन पे आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट कौन से हैं पॉल्यूशन के हिसाब से, सस्पेंडेड, जो बहुत हल्के हैं, लेस देन 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जो कई हफ्तों तक एयर में रह सकते हैं, दे आर सो लाइट इन वेट कि कई हफ्तों तक, मतलब महीनों तक आप कह सकते हो कि वो एयर में ही रहेंगे, है ना। दे रिमेन इन एयर फॉर वीक, कई हफ्तों तक रख सकते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें से भी जो लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर है, मतलब इसका भी एक चौथाई मान लेते हैं, तो वो तो 6-6 महीनों तक जो है वो एक एक साल तक एयर में ही रहेगा। 2.5 माइक्रोमीटर तो मतलब बहुत हल्का हो गया ना। तो यूजुअली पोल्यूशन में सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है, PM2.5, जो न्यूज़पेपर में लिख के आता है उस पर लिखा होता है PM2.5, या न्यूज में भी आप देखोगे डेली पोल्यूशन की न्यूज आती है, PM2.5 का लेवल कितना है। बिकॉज ये वो है जो हमारे लंग्स में अगर चले गए तो लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे,
और उसके बाद भाई रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम, एस्थमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड ऑल, ये सब प्रॉब्लम्स पोल्यूशन की वजह से क्रिएट होने लगेंगी। तो PM 2.5 भी आगे आएगा। 2.5 मतलब इससे भी छोटा, है ना। अभी तो हम केवल यही दोनों लिख रहे हैं, सेटलेबल एंड सस्पेंडेड, है ना। निकलते कहाँ से हैं वो डिपेंड करता है, जैसे जहाँ पे कहीं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है या कहीं पे फ्लाई ऐश। क्या बेटा? सीमेंट इंडस्ट्री। हाँ, कहीं भी, मतलब अलग अलग। अब ये तो केमिकल हो गया ना। लाइक अगर ये लेड का है तो जहाँ लेड की इंडस्ट्री हो रही होगी वहां से निकलेगा। लेड हो गया, एस्बेस्टस हो गया, फ्लोराइड्स हो गए, एल्युमिनियम हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। मतलब इनके एग्जाम्पल में अगर आप लिखोगे कि कौन कौन से हैं, तो लेड, पीबी, लेड के पार्टिकल्स भी होते हैं। एस्बेस्टस, पूरा मैंने एस लिख दिया है। एस्बेस्टस के भी होंगे। फ्लोराइड्स, है ना, ये भी हो गए। एल्युमिनियम, एल की मेटेलिक डस्ट होती है, ये हो गया, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, सब जानते ही है। एक बार लिख दे रहा हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो CFC भी आएगा। इवन फॉग, जो सिंपल है वो भी, है ना। ये फॉग बेसिकली क्या होती है, ये एयर की ड्रॉपलेट्स हैं, एयर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ये बेसिकली है ना। तो ये सब आप कहोगे तो ये सारे जो है वो, इन सबको अगर आप देखोगे कि अगर ये एयर में प्रेजेंट है, इफ इन एयर विद वाटर, तो इन्हें हम बोलते क्या है, यहाँ पे एक टर्म यूज होता है एरोसॉल। एयर में सोल्यूशन बन गया, क्योंकि ये तो सोल्यूट्स होंगे, एयर में वाटर का वेपर होगा ही होगा जो वहां पे सॉल्वेंट का काम करेगा, तो बेसिकली इनका एयर में सोल्यूशन बन गया। लेकिन ये इतने हल्के हैं कि ये हजार, मतलब कई हफ्तों तक जो है वो एयर में ही पड़े रहेंगे। अब जब आप एयर को इनहेल करोगे तो ये सारे पार्टिकल्स, अलग अलग केमिकल्स आपकी बॉडी में जाएंगे और फिर अकॉर्डिंगली उसके सीरियस इंपैक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब एरोसॉल कहलाते हैं, है ना। तो एरोसॉल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे जो सिर्फ धुआं होता है, स्मोक, चाहे वो किसी फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस का ही क्यों ना हो, चाहे सिगरेट से निकलने वाला धुआं ही क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन। मुझे नहीं पसंद है तो मेरे लिए वो एयर पोल्यूशन बन जाएगा। तो स्मोक भी अपने आप में, स्मोक को अगर आप बोलोगे तो इससे डिफाइन करते हैं तो ये विजिबल है, आपको स्मोक धुआं दिखाई देता है। सस्पेंशन है, एयर में ही रहेगा, सेटल डाउन नहीं होगा। ऑफ कार्बन, बर्न करने पे कार्बन रिलीज होगा तो कार्बन है, और इसके साथ साथ कुछ और पार्टिकल हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो ये चीजें आ जाएंगी, है ना। जैसे आप जलाओगे किसको, कोल को बर्न करिए, वुड को बर्न करिए, टोबैको को बर्न करिए, सब में धुआं निकलता है। लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, है ना, सिगरेट जलाओ, सभी में धुआं निकल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ये, है ना। इवन डस्ट भी होती है, सिंपल धूल मिट्टी। धूल मिट्टी क्या बोलते हैं, डस्ट। डस्ट में साइज जो है वो 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। और एक आता है मिस्ट। मिस्ट में जो साइज है वो 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तो है, बट लिक्विड स्टेट में है। डस्ट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो डस्ट और मिस्ट भी होती हैं जो इंडस्ट्री से रिलीज होती हैं। और अगर आप बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट लिखना चाहें, एक बार पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट है, लिविंग सब्सटेंस। तो बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, लाइक पॉलन ग्रेन अगर अनडिजायरेबल है तो, है ना। बैक्टीरियल स्पोर्स या फंगल स्पोर्स हो गए, है ना। सिस्ट हो गए, है ना, ऑफ प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एक्सेट्रा। पॉलन ग्रेन तो प्लांट में ही होते हैं, स्पोर बैक्टीरिया फंगी दोनों में होते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन फंगी बैक्टीरिया दोनों में होता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। अलग अलग एरोसॉल हो सकते हैं, स्मोक हो सकता है, डस्ट मिस्ट हो सकता है, ये सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है। अब इफेक्ट क्या आएगा, ये तो चलो एयर पोल्यूशन हो गया। अगर आपसे कहा जाए कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ये आपने बेसिकली क्या लिखा है अभी तक, एयर पोल्यूशन के कॉजेज, की एयर पोल्यूशन कैसे होता है। अब बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना।
इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इफेक्ट को जब आप देखोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड जो आप न्यूज में देखते हैं बार बार। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रिलीज होती है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है ना। SO2। SO2 क्या करती है, सबसे कॉमन जो डैमेज है दैट इज इरिटेशन ऑफ आई, आपकी आंखों में जलन मचने लगती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि आप शाम को 6, 5:30, 6 बजे जो है वो किसी ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया में पहुंच जाइए जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, है ना, रेड लाइट बड़ी लंबी हो, फिर आप देखिए आपकी आंखों में जलन होती है नहीं होती है उस एरिया में। आप कहीं भी दिल्ली में चले जाइए। और ये कब स्पेशली होगा, जब थोड़ा ठंड पड़ने लगेगी, बिकॉज लो टेम्परेचर की वजह से ये जो एग्जॉस्ट है वो डिफ्यूज करके ऊपर नहीं जा पा रहा, ये वहीं रुक जाएगा आपके लेवल पे। और जहां पे आप खड़े हो वहीं पे अगर ये गैसेज हैं तो आपकी आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगी। तो आई में इरिटेशन कॉज करना सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा इंपैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे अगर हम बात करें तो। और जिन लोगों को एस्थमा होता है या जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए तो और डिजीज भी है, उनके लिए तो वैसे ही उन्हें धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, तो वो प्रॉब्लम भी है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो है ही। ये हो जाएंगे है ना। ऐसे नेक्स्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उम्मीद करता हूं कि आपने कहीं सर्कुलेशन में पढ़ा हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर सकती है, जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है नॉर्मल केस में। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर उसकी वजह से क्या होगा, पहुंचना तो चाहिए टारगेट टिश्यू तक ऑक्सीजन, बट वो पहुंच नहीं रही, तो दम घुट जाता है, एफेक्सिएशन। लंबे टाइम तक हुआ तो डेथ भी हो सकती है ना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉरी ये कंबाइन कर जाएगा हीमोग्लोबिन से, बनाएगा क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर, ब्रीथिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। हाँ वही रेस्पिरेटरी या सर्कुलेशन, जहां भी आपने पढ़ा हो तो वो पढ़ा होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी। रिजल्ट क्या होगा, एफेक्सिएशन, दम घुटना। ए एस होना चाहिए, एस पी है, ठीक है, ASPHY XIA, लीडिंग टू डेथ। और कार्बन मोनोऑक्साइड आती कहां से है, अगेन जब आप डीजल पेट्रोल चलेगा तो आएगी, है ना। इनकम्प्लीट कंबसन। हाँ इनकम्प्लीट कंबंशन भी कह सकते हैं। होता ही है, पुरानी पुरानी गाड़ियां चलाओगे तो उनके इंजन की इतनी कैपेसिटी तो ना है कि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे पाएंगे। और कई बार अच्छी गाड़ियां होती हैं तो लोग कहते हैं कि एवरेज बढ़ाने के चक्कर में वो नीचे कार्बोरेटर में होता है, आप अगर बाइक वाइक को अच्छे से जानते हो तो उसमें होता ही है, आप फ्यूलिंग में ऑक्सीजन के लेवल कम कर दोगे तो आपका पेट्रोल तो धीरे धीरे बर्न होगा, तो आपका एवरेज तो ज्यादा आ जाएगा गाड़ी का, लेकिन होगा क्या, इंजन का बैंड बच जाएगा क्योंकि पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी जो पोल्यूशन का भी काम कर रही है। बट हमें लगता है कि यार पैसे तो बच रहे हैं ना, 1 लीटर में 50 किलोमीटर की जगह गाड़ी 1 लीटर में 80 किलोमीटर तो जा रही है ना, हमारा काम हो ही रहा है। बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो गाड़ी खराब हो रही है आपकी, और दूसरा ये है कि पोल्यूशन तो हो ही रहा है। तो ये दो भी चीजें आप याद कर सकते हैं। फिर आते हैं एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली पार्टिकुलेट मैटर को लेके क्या डिस्कस किया गया है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो थर्ड आएगा। सर थोड़ा रुक जाना। अच्छा चलो आप लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे ही कर दूंगा फिर इसको। हो गया सर। हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर, पीएम। इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। तो
अगर हम प्रॉपर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो ये वाला पार्टिकुलेट मैटर और उससे बारे में जो है वो एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी ने ये नहीं दिए थे, लाइक प्राइमरी सेकेंडरी एफ्लुएंट क्या होते हैं, ये एनसीईआरटी में सब गिवन है। ओके, पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं। अब यहाँ पे नाम एनसीईआरटी ने दिया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह कहा कि जो पार्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 है, पीएम 2.5 का मतलब क्या है कि जिसका डायमीटर 2.5 हो या इससे कम हो, पीएम 2.5 कहलाता है वो। ये हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ना। आप ले सकते हैं कॉजेज ग्रेटेस्ट हार्म टू आवर बॉडी। जिसका पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होगा तो ये हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब है क्या इसमें कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये कि ये फाइन पार्टिकुलेट्स हैं, मतलब बहुत हल्के हैं। होगा क्या, जो एयर आप इनहेल कर रहे हो उसके साथ आपके लंग्स पे गए, ठीक है, लंग्स में वही प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से होते हुए एल्वियोलाई के सैक तक पहुंच गए, जहां पे आप गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो जो गैस होगी वो तो चलो आरबीसी मतलब ब्लड में चली गई, कैपिलरी में, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में आ गई। धीरे धीरे पार्टिकुलेट मैटर तो डिफ्यूज नहीं करेंगे ना, डिफ्यूज तो केवल गैस करती है। तो वहां पे क्या होगा, पार्टिकुलेट मैटर जो ये 2.5 से कम डायमीटर वाले ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब जब पार्टिकुलेट मैटर आपके लंग्स में एल्वियोलाई की जो लेयर है वहां डिपॉजिट हो जाएंगे तो लंग्स का जो एक्सपेंड और रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी है ना, एयर वॉल्यूम इनहेल और एक्सहेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो इलास्टिसिटी है लंग्स की वो खत्म हो जाती है। अब जब लंग्स आपके सिकुड़ना और फैलना ही बंद कर देंगे तो आप सांस कैसे लोगे? सांस नहीं लोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि ये इतने छोटे हैं कि इनको आप निकाल भी नहीं सकते। कोई ऐसा तो है नहीं कि लंग्स में सर्जरी कर लोगे, इसीलिए तो फिल्टर यूज करने लोगे लगे हैं लोग कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो मास्क लगा लो। अभी तो चलो कोविड की वजह से लगा रहे हैं, आज से पहले पिछले 10 सालों से मैं दिल्ली में देख रहा हूँ लोग ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो मास्क लगा लेते हैं। यही तरीका है कि आपने माउथ पे एक ऐसा फिल्टर लगा लिया, नोज और माउथ पे, जो इन पार्टिकुलेट मैटर को आपके लंग्स में जाने ही ना दे, क्योंकि अगर चले गए तो कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं, है ना। तो दे ये पार्टिकुलेट मैटर क्या करेंगे, ये डीप इनसाइड द लंग्स जाएंगे, वहां पे जाके ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, लंग्स डैमेज हो जाते हैं और फिर डेथ तो हो ही जाएगी, प्री मैच्योर टाइम से पहले डेथ हो जाएगी। तो मैं लिख नहीं रहा, थ्योरी है कि दे कॉज ग्रेटेस्ट हार्म टू आवर बॉडी। क्लियर? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें कोई बायोलॉजिकल हुआ तो एक वो भी एंगल है कि जो बायोलॉजिकल एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो अभी आपने लिखे, जैसे पॉलन ग्रेन है या बैक्टीरिया के स्पोर या सिस्ट है, तो आपने अगर पढ़ा हो कि भाई पॉलन ग्रेन भी ऐसे होते हैं कि जैसे पाइनस का जो पॉलन ग्रेन है, दे कॉज हे फीवर, जो डिसऑर्डर है वो हे फीवर कहलाता है ना। तो वो आपको याद रखना है कि ये पॉलन ग्रेन की वजह से होता है ना। ऐसे पार्थीनियम, जो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज में लिखा था, है ना, इसके जो पॉलन ग्रेन होंगे, दे आल्सो कॉल्ड स्किन एलर्जीज, ब्रोंकियल एस्थमा। तो ये अगर बैक्टीरिया के स्पोर्स हुए, डिपेंडिंग ऑन बैक्टीरिया, तो जैसे आप मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी डिजीज कॉज करेंगे। अगर फंगल स्पोर हुए, डर्मेटाइटिस, स्किन एलर्जी कॉज करेंगे, है ना। तो ये सब भी, अब ये एयरबॉर्न स्ट्रक्चर ही तो है, सारे स्ट्रक्चर आपकी बॉडी पे कैसे आए? बाय द एयर, क्योंकि एयर के अंदर ये रिलीज हुए और उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम्स आई। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें एक चीज ये भी बताई जाती है कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से
एक पॉपुलर पुराना क्वेश्चन है कि येलोइंग और ब्लैकनिंग ऑफ ताजमहल, ताजमहल पीला पड़ रहा है, येलो होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि मथुरा में उस टाइम पे क्या था कि आगरा में ताजमहल है और मथुरा में एक रिफाइनरी थी, पेट्रोलियम रिफाइनरी थी, भारत पेट्रोलियम की थी आई थिंक शायद। तो अब जब पेट्रोलियम रिफाइनरी होगी तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी, क्रूड ऑयल को आप जब बर्न करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड तो रिलीज होती ही है। तो उस सल्फर डाइऑक्साइड के, मथुरा और आगरा तो बहुत नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ताजमहल में जो स्टोन लगा है, मार्बल, व्हाइट मार्बल, उसकी येलोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि येलोइंग एंड ब्लैकनिंग ऑफ ताजमहल एट आगरा क्यों है? दिस इज ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स रिलीज बाय मथुरा रिफाइनरी। इसको हमने नाम दे दिया था स्टोन कैंसर की। बेसिकली कैंसर से धीरे धीरे बॉडी डिटोरिएट होती है, तो वहां पे स्टोन्स जो लगे हैं, मार्बल जो लगा है ताजमहल में, वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है। अभी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, बट अगर कुछ है तो याद रखिएगा, अगर आप याद रख सकते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ। येलोइंग एंड ब्लैकनिंग, कहीं कहीं पे ब्लैक स्पॉट्स भी पड़ गए, ऑफ ताजमहल एट आगरा, दिस इज ड्यू टू, आप इसको लिखोगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स released from मथुरा रिफाइनरी, जहां से क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और चारकोल, ये चारों कंपोनेंट्स अलग किए जाते हैं। ये क्रूड ऑयल के चार फ्रैक्शंस हैं मथुरा रिफाइनरी। रिफाइनरी, NAR, ये याद रखिएगा। इसको बोला जाता है स्टोन कैंसर, ये अलग चीज है। अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। बैक टू द टॉपिक। फिर एनसीईआरटी में ये सब सीपीसीबी वाला सारा एंगल दिया हुआ था। अब सीधे सीधे एनसीईआरटी ने दिया है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि बेसिकली एनसीईआरटी ने जो डिस्कस किया है वो कंट्रोल है, तो हमें सबसे ज्यादा एम्फेसाइज इसी बात पे करना है कि एयर पोल्यूशन का कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, TION कर लो, स्पेलिंग में ठीक कर लो, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अब कंट्रोल कैसे करना है, तो उसके लिए फिर वही है कि दो चीजें दे रखी हैं बुक में। मतलब अगर एक पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, और अगर एक गैशियस एयर पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है ना। ये क्योंकि जो कंट्रोल करने का तरीका होता है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या है जिसको मुझे कंट्रोल करना है। अगर मुझे पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करना है तब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे गैशियस एयर पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं, दो डिवाइसेस दे रखी हैं। वन इज कॉल्ड स्क्रैबर, उसका एक डायग्राम सा बना होगा। अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ESP बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो आपको वो ध्यान रखना है, इसमें दो चीजें आएंगी। एक आएगा, पहले हम पढ़ते हैं स्क्रबर। स्क्रैबर एक अपरेटस है जिसको यूज किया जाता है, दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल गैशियस एयर पोल्यूटेंट। ये गैशियस एयर पोल्यूटेंट के लिए अप्लाई होता है क्या? एक सिंपल सा apparatus है लाइक दिस। यहाँ से एक इनलेट है जहां से डर्टी एयर जाएगी, यहाँ से एक आउटलेट है, एग्जिट, जहां से जहां से मतलब आउटलेट तो बेसिकली हम यहाँ से बना लेंगे। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अलग अलग पैड लगे होते हैं। स्क्रैबर का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि एक बर्तन साफ करने वाला भी स्क्रैबर आता है, स्क्रॉच बाइट।
पॉपुलर ब्रांड है। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा आपने विम जेल डाला या कोई भी ऐसा कुछ डिटर्जेंट डाला, तो वो स्क्रैबर क्या करेगा, वो डिटर्जेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर जैसे ही पानी पड़ेगा तो वो फोम क्रिएट होगा, फोम, और स्क्रैबर में वो फंसा हुआ है जेल और फोम, तो उसकी वजह से आप एक ही बार डाल के और 10-15 बर्तन भी अगर साफ करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे एक स्क्रब पैड लगा हुआ है जहाँ पे आप वाटर या लाइम का स्प्रे भेजोगे, है ना। यहाँ से आपने कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ लेके आपने यहाँ पे स्प्रे कर दिया, ये हो रहा है। तो अब क्योंकि सोल्यूशन है तो नीचे ही जाएगा। यहाँ से डर्टी एयर जा रही है, तो डर्टी एयर में जो गैसेस होंगी वो इस वाटर और इस लाइम के साथ रिएक्ट कर जाएंगी, रिएक्ट करके वो जो भी सब्सटेंस बनाएंगी वो तो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्या मिल जाएंगे आपको, पॉल्यूटेंट कलेक्टेड। और बचा क्या, बचा आपके पास यहां से निकलने के बाद ऊपर क्लीन एयर, एयर यहां से साफ हो गई। तो बेसिकली क्या किया हमने, एक चैम्बर ऐसा सा बना दिया जिसमें जो डर्टी एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं वो वाटर और लाइम के साथ रिएक्ट कर जाएं, बस इतना ही करना है। जब वो रिएक्ट कर जाएंगे ये तो नीचे ही गिरेगा, पानी यहाँ से स्प्रे करोगे तो नीचे ही जाएगा ना, तो उसमें जो गैसेस में पॉल्यूटेंट है वो रिएक्ट करके नीचे आ जाएंगे, जो क्लीन एयर है वो ऊपर निकल जाएगी। इट्स कॉल्ड सिंपल मेथड है ये। इसको हम स्क्रैबर बोल देते हैं कि ये स्क्रैबर हो गया, है ना। तो स्क्रैबर का यूज क्या है कि ये एयर को क्लीन करने के लिए, चाहे वो गैशियस एयर पॉल्यूटेंट से हो या डस्ट के पार्टिकल भी हो सकते हैं, यहाँ पे जो आप ये मटेरियल लेंगे, जैसे यहाँ पे बना हुआ है वाटर या लाइम का स्प्रे कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ड्राई फॉर्म में लेंगे या वेट लेंगे। पैकिंग मटेरियल है ये, जो मैंने ये रेड कलर से बनाया ना, वो ये वाला जिससे, ये ड्राई भी हो सकता है और ये वेट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में कैसा लेना है। तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, है ना। तो जैसे अगर यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, दिस इज यूज्ड टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड, gases like SO2 as well as dust particle। तो पानी में डस्ट ये मिल जाएगी, नीचे आ जाएगा, ऊपर एयर क्लीन हो जाएगी। तो ये सिंपल मेथड है, जिसको हम स्क्रैबर कहते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री या रिफाइनरी होती है ना, उनके चिमनी में के ऊपर सीढ़ी बनी होती है। मुझे बड़ा बचपन में क्यूरियोसिटी होती थी कि ये चिमनी के ऊपर सीढ़ी से चढ़ के क्या करेंगे जाके इतनी ऊंचाई पे। वो एक्चुअली होता क्या है कि चिमनी के माउथ पे ये स्क्रैबर लगा होता है, जिसको हर 6 महीने पे वो 6 महीने 3 महीने जो उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उन्हें रेगुलरली वो चेंज करना होता है। क्योंकि वहां पे एक पैकिंग मटेरियल लगा है, तो चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलने वाला है वो पहले उस पैकिंग मटेरियल के साथ ट्रीट किया जाएगा, नीचे जो सोल्यूशन होगा वो तो चिमनी के नीचे गिर जाएगा, और जो क्लीन एयर है वो रिलीज हो जाएगी, है ना। आप कभी ध्यान से किसी फैक्ट्री वगैरह को देखो तो बड़ी बड़ी चिमनी के ऊपर जो है वो सीढ़ी बनी होती है लोहे की, वो मुझे लगता था कि ये सीढ़ी क्यों बनाई गई है। तो बेसिकली उसके चिमनी के माउथ पे ये स्क्रैबर फिट करने के लिए होती थी कि वहां जाके स्क्रैबर को बदलना पड़ेगा, इसलिए ऐसा। दूसरी चीज, आपने कभी वैसे देखा हो कि जो ऑयल रिफाइनरी होती है, मथुरा रिफाइनरी में जैसे है, या बहुत सारी है, कानपुर में रिफाइनरी है जहाँ पे ये क्रूड ऑयल कच्चा तेल लाके उससे डीजल पेट्रोल अलग अलग करते हैं। तो जो ऑयल रिफाइनरी होती है उनके चिमनी के ऊपर माउथ पे आग जला दी जाती है, आपको चिमनी के ऊपर आग जलती हुई दिखाई देगी अगर आप कहीं पे इस चीज को नोटिस करो तो। वो भी एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि भाई आग क्यों जला दी गई वहां पे। आग जला दोगे नीचे तो आप, डीजल पेट्रोल है तो ऐसे तो आग ही लग जाएगी, बट चिमनी के नीचे से आग नहीं जाएगी, बिकॉज नीचे तो एनारोबिक है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, जलेगी कैसे कोई चीज। ऊपर एयर में ऑक्सीजन है तो वहां जल सकती है। जलाई क्यों जाती है, बिकॉज हाइड्रोकार्बन जो क्रूड ऑयल में है अगर ऐसे ही रिलीज कर दिए तो पोल्यूशन होगा। इससे अच्छा ये है कि चलो जला ही देते हैं, हाइड्रोकार्बन जलेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको तो एज ए पोल्यूटेंट कभी लिया ही नहीं जाता, तो सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन को जला देते हैं ऊपर ले जाके वो, है ना। तो ये सब चीजें भी सर इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पॉलीटेट में लिया जाएगा ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पॉल्यूशन तो नहीं कर रही ना वो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट पॉल्यूशन, है ना। पॉल्यूशन अलग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग है ना। और फिर
एक जगह को क्लीन करने के लिए अगर कोई दूसरा इश्यू आता है तो उसको दूसरे तरीके से देखा जाता है। ये थोड़ा है कि फिर हम यही के नहीं करेंगे, ऐसे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। अगर हम ये कहें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड भी हद से ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, तो ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर रहे हो तो लगाओ पेड़, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कर देंगे, है ना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही पढ़ाया, मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अर्थ के लिए जरूरी है। प्रॉब्लम तब है जब एक लिमिट से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएंगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड भी एक परमिसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो नहीं होनी चाहिए। और उसमें चिमनी से जो निकल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा तो लोग लकड़ी जला देते हैं गाँव में, उनसे भी तो CO2 निकल रही है। यहाँ तो पेपर और कूड़ा कचरा जला देते हैं, तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो उनके इम्पैक्ट और ज्यादा आते हैं, है ना। तो अब ये तो सबको पता है कि एसी नुकसान करता है, फिर घर में एसी चलाते क्यों है, चला रहे हैं ना। फिर हम ये देख रहे हैं कि चलो ठीक है कि सर कम से कम नुकसान करे, बिकॉज हमारा पर्पस भी बिना एसी चलाए नहीं काम सॉल्व नहीं होगा। बोलो। सर हमें बस प्रॉपर वे में ये कहना चाहिए कि प्लांट ने CO2 को ग्लूकोज में चेंज कर दिया, क्योंकि जो O2 है वो तो वाटर से आएगा ना सर। उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्लांट ऑक्सीजन को अपनी जेब में तो रख नहीं रहे, रिलीज ही कर रहे हैं ना। हमें ग्लूकोज ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। हमें क्या चाहिए वो अलग एंगल है, प्लांट क्या दे रहा है वो एक अलग एंगल है ना। प्लांट तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैंने तो बाई प्रोडक्ट है, मुझे तो ग्लूकोज बनाना था, बन गई ऑक्सीजन बची हुई, रिलीज कर दी, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। क्या हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है या ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है? ग्लूकोज तो लैब में भी बन जाएगा, ऑक्सीजन लैब में बनाओगे तो कितनी महंगी पड़ेगी, सोचो जरा। ग्लूकोज बनाने के तो और भी तरीके हैं आपके पास हैं। आप फैट को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना लोगे, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना लोगे, ऑक्सीजन कैसे बनाओगे? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ बनती है, किसी प्रोसेस से बनती है? एक भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो एनिमल सिस्टम में ऑक्सीजन को रिलीज करता हो, सब ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने वाले ही। सो वी कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो हमें प्लांट्स देते हैं, और इसमें कोई एक्सेप्शन दूर दूर तक नहीं है कि प्लांट्स अगर ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर 700 रुपए का आता है, 3-4 घंटे में खत्म हो जाता है। अब सोचो आपको कितनी ऑक्सीजन डेली चाहिए, कैसे पूरा पड़ेगा। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते होंगे, प्रेसिपिटेट करने का मतलब है नीचे सेटल डाउन करते होंगे विद मिक्सचर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP बन गए। ये किसके लिए यूज होते हैं? दीज आर यूज्ड टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर। ये पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। 99 एग्जाम्पल भी दिया है कि अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इज रिमूव्ड यूजिंग ESP इन थर्मल पावर प्लांट। सबसे ज्यादा इनका यूज वहीं पे किया जाता है। इंडिया जैसे कंट्री में अभी भी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो कोल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट है, वहां से आती है। हम कोयले से बिजली बनाते हैं आज भी। ठीक है कि हमारे पास कुछ जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी ऑप्शन है, बिजली भी हम पानी से बना लेते हैं, और भी डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। बल्क ऑफ द एनर्जी जो इंडिया में यूज होती है वो अभी भी कोल ऑपरेटेड है, कोयले को जला के बिजली बनाते हैं। 2000 थर्मल पावर प्लांट। अब जब आप कोयले को जलाओगे तो राख बनेगी, उस राख को कहा जाता है फ्लाई ऐश। फ्लाई मतलब क्योंकि हल्की है उड़ जाएगी, ऐश राख है, तो फ्लाई ऐश कहलाती है। अब उस डेली अगर आप कहें, मेरा एमटेक का डेजर्टेशन फ्लाई ऐश पे था इसलिए मैंने बहुत क्लोज में काम किया हुआ है, तो फ्लाई ऐश को रिमूव कैसे करोगे, फ्लाई ऐश का करोगे क्या, मतलब पर डे अगर इंडिया में देखा जाए तो मिलियन टन फ्लाई ऐश जनरेट होती है। इतनी सारी फ्लाई ऐश का आप क्या करोगे? तो लोगों ने, मतलब साइंस ने अलग अलग टेक्निक्स निकाली कि हम इस फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बना लेते हैं, रोड के कंस्ट्रक्शन में इसको यूज कर लेते हैं, वो सब तो बात ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फ्लाई ऐश नीचे आ रही है वो तो चलो ठीक है, आपने कलेक्ट कर ली, जैसे चाहे वैसे यूज कर ली। जो फ्लाई ऐश डस्ट की फॉर्म में थर्मल पावर प्लांट के चारों तरफ है, सराउंडिंग में है, उससे कैसे हटाओगे? क्योंकि उड़ेगी भी तो ना। ठीक है कि सीमेंट हैवी होता है, नीचे आएगा, बट सीमेंट का कट्टा जब झाड़ोगे
तो आपको समझ में आएगा कि सीमेंट नीचे तो आ ही रहा है, लेकिन जो एयर में सस्पेंड कर रहा है 1-1.5 घंटे तक, उसका क्या करोगे? वो भी तो आपके यहाँ मतलब माउथ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा ही रहा है ना। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लाई एश। तो फ्लाई एश को रिमूव करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज किया जाता है, और इससे हम 99% तक इफेक्टिवली फ्लाई एश को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ करना क्या होता है, यहाँ पे एक एपरेटस है, लाइक इस तरीके से एक सिंपल सा लेआउट है। ये एक ईएसपी बना हुआ है ना। इस ईएसपी में क्या है, हम यहाँ से डर्टी एयर भेज रहे हैं, फ्लाई एश वाली, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर है। तो यहाँ से डर्टी एयर भेजा, ये डस्ट के पार्टिकल बन गए। अब क्या करेंगे, हम इन डस्ट के पार्टिकल को निगेटिवली चार्ज देंगे। निगेटिवली चार्ज कैसे देंगे, हम 1000 वोल्ट का करंट प्रोवाइड करेंगे, बीच में इलेक्ट्रोड के वायर होंगे, जिनकी वजह से क्या होगा, इन डस्ट पार्टिकल के ऊपर निगेटिवली चार्ज कोरोना बन जाएगा। कोरोना मतलब रिंग की फॉर्म में निगेटिवली चार्ज इनको बनाया जाएगा। दीज आर नेगेटिवली चार्ज, है ना। ये नेगेटिव चार्ज कोरोना है। कोरोना मतलब रिंग है यहाँ पे, निगेटिवली चार्ज कोरोना है ना। और ऐसा क्यों है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, हमने एक नेगेटिवली चार्ज वायर यूज किया था यहाँ पे। जब आप नेगेटिवली चार्ज वायर को यहाँ पे लग दोगे, तो जब डस्ट उसके ऊपर जाएगी, तो एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाएगा हर एक पार्टिकल के ऊपर। उसको हम डिस्चार्ज कोरोना या नेगेटिवली डिस्चार्ज कोरोना बोलते हैं। नीचे क्या हमने कर रखा है, नीचे हमने जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज ग्राउंड प्लेट लगा रखी है, कैथोड, बेसिकली एनोड कैथोड बनाने थे हमें। डस्ट के पार्टिकल को हमने एक चार्ज दिया, और नीचे अपोजिट चार्ज की हमने प्लेट लगा रखी है। इसको हम बोलते हैं कलेक्शन प्लेट, या कलेक्शन ग्राउंड प्लेट बोल सकते हो। नीचे है ये लाइक दिस, ये कलेक्शन ग्राउंड प्लेट है। तो ये क्या होंगे, ये पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज है, वो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। एयर की स्पीड कुछ ऐसे रखी जाती है कि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से मिलने के लिए इनफ टाइम मिल जाए। और जब ये सब नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से जो एयर निकल के जाएगी, दैट विल बी द क्लीन एयर। एयर क्लीन हो जाएगी। इलेक्ट्रोड के वायर्स हमने लिए, इलेक्ट्रोड के वायर्स को हमने कई हजार वोल्ट का करंट दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल के ऊपर एक निगेटिवली चार्ज कोरोना बना देंगे। ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पार्टिकुलेट मैटर, ये जो डस्ट पार्टिकल है, इनके साथ बाइंड करके एक निगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर्स बना देंगे। नीचे हमने क्या किया है, हमने नीचे पॉजिटिवली चार्ज एक कलेक्शन प्लेट लगा रखी है। तो निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। हम एयर की वेलोसिटी कुछ ऐसे रखेंगे कि अट्रैक्ट होने के लिए इनफ टाइम मिल जाए। तो जैसे ही ये नीचे अट्रैक्ट होंगे, तो ये नीचे गिरते जाएंगे, यानी फॉल डाउन होते जाएंगे, और यहाँ से जो है वो एक क्लीन एयर जो है वो रिमूव होती चली जाएगी। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये कलेक्शन प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये निगेटिव चार्ज है, इस तरीके से। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से बस आपको मिलाना है, अपने आप ये चीज सॉल्व होती चली जाएगी। तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की, जो यूज किया जाता है पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया, दैट इज थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे फ्लाई ऐश में से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए हम इस टेक्निक को या इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, है ना। ये हो गया। अब थर्ड क्या आएगा, थर्ड जो यूज करते हैं वो हम ऑटोमोबाइल के अंदर करते हैं, उसे हम बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। ऑटोमोबाइल भी क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के अंदर। अब कम से कम जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, वहां पे तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डे बाय डे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, गाड़ियां तो बढ़ती चली जा रही हैं, जगह उतनी ही है। और आप दिल्ली जैसे दिल्ली एनसीआर में जाओ, तो यहाँ पे तो मतलब लोगों का अलग ही ट्रेंड है, घर में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियों में जाएंगे। सबको अपना रेपुटेशन दिखाना है, सबको अपने जल, एक गाड़ी में आपको मतलब, मैं जितना विजुलाइज करता हूँ, आई थिंक शायद 80% ऐसे लोग हैं, ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें केवल एक ही बंदा मिलेगा आपको।
एक ही ऑफिस में 4 लोग जा रहे हैं एक ही रास्ते से, फिर भी 4 अलग अलग गाड़ियां लेके जाते हैं, कोई शेयरिंग नहीं करना चाहता, है ना। तो अब होगा क्या, और गाड़ियां सब खरीद लेंगे बिकॉज लोन तो अवेलेबल है ही, बैंक तो तैयार है ही लोन देने के लिए। 10-15 हजार रुपए में तो आप आराम से गाड़ी ले आइए, 1 महीने की किस्त जानी है, 5 साल में लोन पूरा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं, और व्हीकल बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पॉल्यूशन को कैसे ट्रीट करेंगे, उस पर गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती। हर साल गवर्नमेंट का ऐसा ही है, 2 महीने बचे हैं जाड़ों के, ये और निकल जाएंगे, बस पॉल्यूशन खत्म। क्या कोई एक्शन लिया गया पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए? कुछ नहीं लिया गया, नथिंग, जीरो, सब खाली ऐसे ही दिखाया जाता है। तो ऑटोमोबाइल को एटलीस्ट कंपनी को बाउंडेशन कर दी गई कि आप हर गाड़ी के अंदर ऑटोलिटिक जो कन्वर्टर होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर, उनको फिट करो कि गाड़ी से निकले कम से कम धुआं, क्योंकि वो तो कंपनी को करना था, कंपनी ने फिट कर दिया और कंपनी ने कस्टमर से पैसे ले लिए अलग से कि भाई आपके एग्जॉस्ट को ट्रीट करने के लिए इसमें ऑटोमेटिकली कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है भाई, लगा दिया गया। अब कस्टमर 2 लाख की जगह 2,10,000 रुपए दे देगा, और क्या होगा। लेकिन फिर भी जो धुआं निकल रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पे कोई बात नहीं की जाती। तो एक तीसरा मेथड क्या है जो स्पेशली ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के लिए यूज होगा, दैट इज द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। इसको कहाँ यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू ट्रीट ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है ना। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के अंदर जो गैसेस हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक गैसेस कौन सी होती हैं? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक नाइट्रस ऑक्साइड है, NOx, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और दूसरे अनबर्न्ट, बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन है। ये चीजें अगर एनवायरनमेंट में रिलीज होंगी तो ये आपने पढ़ाई अभी कि सारे गैशियस पॉल्यूटेंट है, प्राइमरी गैशियस पॉल्यूटेंट है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हम कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज करेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर को करना क्या होता है, जहाँ पे एग्जॉस्ट होता है गाड़ी का, सब जैसे बाइक का साइलेंसर होता है, कार में भी होता है, तो वहीं पे उसके माउथ पे अंदर की तरफ एक स्क्रब पैड लगा के इसको फिट कर दिया जाता है। तो जैसे ही इंजन से तेल जलने के बाद ये गैसेस बनेंगी, ये गैसेस इस कन्वर्टर के साथ रिएक्ट करती हैं। कन्वर्टर होता किसका है? कन्वर्टर जो एक्सपेंसिव मेटल्स है ना उनका बना होता है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? या तो प्लैटिनम का होगा, PT, या पैलिडियम का होगा, PD, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है, या फिर रोडियम का हो सकता है, RH। और दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स। तो इनका कैटालिटिक कन्वर्टर बना होता है। ये काम क्या करती हैं? दे एक्ट एज कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट का काम करती हैं। जब ये कैटालिस्ट काम करेंगी तो होगा क्या कि जो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको तो ये जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट लिख दे रहा हूँ, मतलब इन तीनों में से कोई भी मेटल का हो सकता है, उसको तो चेंज कर देंगी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और जो NOx होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, उसको ये चेंज कर देती है नाइट्रोजन गैस में। और एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब अलाउेबल है, मतलब ये एज ए पॉल्यूटेंट काम नहीं करती। तो जो हार्मफुल गैसेस थी उनको उन्होंने यूजफुल गैस के अंदर चेंज कर दिया है? तो ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब ऐसा तो रूल फिक्स है पूरी इंडिया में, अब कहीं भी लेडेड पेट्रोल नहीं आता, लेकिन जब पहले ऐसा था, मतलब ये बात है शायद आज से 20 या 30 साल पहले की, तो उस टाइम पे 2 तरीके के पेट्रोल मिला करते थे, लेडेड पेट्रोल और अनलेडेड पेट्रोल। एक लेड वाला पेट्रोल और एक बिना लेड वाला पेट्रोल। तो उस टाइम पे जिन गाड़ियों में ये कैटालिटिक कन्वर्टर थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जब आप कैटालिटिक कन्वर्टर लगाओगे गाड़ी के अंदर तो आपको हमेशा अनलेडेड पेट्रोल ही यूज करना है, क्योंकि अगर पेट्रोल में लेड मिला होगा तो वो इन कैटालिस्ट को इनएक्टिवेट कर देगा, तो फिर आप लगा के भी कोई फायदा नहीं होगा। तो कैटालिटिक कन्वर्टर की एक कंडीशन है
कि it is always used with unleaded, बिना लेड वाला पेट्रोल या फ्यूल, मतलब पेट्रोल लें, डीजल लें, वट एवर एल्स, है ना। तो आपको हमेशा अनलेडेड पेट्रोल या डीजल ही यूज करना है ना, बिकॉज रीजन क्या है, एज लेड पीबी इनएक्टिवेट द कैटालिस्ट। तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा आपका, एपरेटस तो लगा हुआ है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर आपको यूज करने, ये एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके अलावा भी बुक में लिखा हुआ है कि और हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल है, आप बाइक या गाड़ी की प्रॉपर सर्विसिंग कराइए, उसकी प्रॉपर फ्यूलिंग कराइए, तो ये सब भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगी और पोल्यूशन को जो है वो कम कर देंगी। तो ऐसी एक दो लाइन लिखी है, वो सबको पता होती है, अपने आप भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक केस स्टडी दी हुई है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पैराग्राफ दे रखा है। इस पूरे चैप्टर में ना बहुत सारी केस स्टडी मिलेंगी आपको, ऑलमोस्ट हर टॉपिक के लिए कोई ना कोई केस स्टडी दी हुई है कि हम किस तरीके से समझेंगे इस बात को कि हाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमें कम करना है। सर थोड़ा सा दिखाना। लो लो। हो गया सर। हो गया। सो बुक में एक केस स्टडी दी है कि दिल्ली के अंदर व्हीकलर एयर पोल्यूशन, मतलब जो व्हीकल की वजह से एयर पोल्यूशन है, दैट इज ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, उसको कंट्रोल कैसे किया गया है ना। तो उसका एक केस स्टडी बना दिया जाता है। जैसे लीगल केसेस होते हैं ना, तो उसमें कुछ लैंडमार्क डिसीजंस होते हैं जो हमारे लीगल सिस्टम या एडवोकेसी को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। वैसे ये भी एक अपने आप में एक लैंडमार्क सिस्टम था जिसको यूज किया जाता है। तो एक केस स्टडी दी है आपकी बुक में, इंपॉर्टेंट है ये काफी। दैट इज केस स्टडी क्या है, कंट्रोलिंग व्हीकलर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली या ऑफ दिल्ली, ऐसे लिख लीजिए। दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तरीके अपनाए गए, वो पूरे वर्ल्ड में एक केस स्टडी के तरीके से यूज किए जाते हैं। इसमें एक पैराग्राफ पढ़ोगे, मैं लिख नहीं रहा, आप उस पैराग्राफ को वैसे भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। 1990s की बात है, तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो दिल्ली दुनिया के जो 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज थे उनमें चौथे नंबर पे आता था 1990 में। अब उस लिस्ट में 41 क्यों रखे गए, बड़ा अनइवन सा फिगर है, 50 रख लेते जब लिस्ट बना ही रहे थे, तो वो पता नहीं हमें। लेकिन ये पता है कि ठीक है कि अमंग 41 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड दिल्ली रैंक फोर्थ। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि दिल्ली चौथे नंबर पे था, ये आपको पढ़ना है, मतलब मैं नहीं लिखूंगा, याद रखिएगा। सो दिल्ली रैंक फोर्थ अमंग द 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, ये 1990 की बात है। इवन दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन इतना था, दिल्ली में इतनी कार थी जितनी टोटल गुजरात और वेस्ट बंगाल को मिला के नहीं थी। गुजरात और वेस्ट बंगाल भी बड़े बड़े स्टेट हैं इंडिया के, 1990 के टाइम पे थी। तो जितनी गुजरात और वेस्ट बंगाल में कार नहीं थी, उससे ज्यादा कार तो दिल्ली में होती है। दिल्ली में वो जो दिल्ली की रजिस्टर्ड कार हैं, जो डेली गाजियाबाद और गुड़गांव से कार लेके दिल्ली में आ जाते हैं, वो तो और ऐड करेंगे पोल्यूशन को, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। ये तो वो बात हो रही है जो दिल्ली की रजिस्टर्ड कार है, जिनका नंबर दिल्ली का है। क्योंकि दिल्ली में ऐसी भी कारें होंगी जो अलग स्टेट से आई होंगी, डेली आती हैं, डेली शाम को चली जाती हैं, वो भी दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ पोल्यूशन करती ही है। तो 1990 में ये कहा गया कि दिल्ली चौथे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर एयर पोल्यूशन को लेके। दिल्ली में इतनी कारें हैं जितनी गुजरात और वेस्ट बंगाल को मिला के नहीं है। तो भाई दिल्ली तो एक बड़ा सीरियस थ्रेट बन जाएगा ना पब्लिक के लिए, कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो लीगल सिस्टम ने क्या किया कि एक पीआईएल दी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, जनहित याचिका, जैसे आप न्यूज में सुनते होंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका, एक पीआईएल दायर की गई। उसमें यह कहा गया कि भाई दिल्ली को बचाया कैसे जाए, दिल्ली में तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी हियरिंग्स की और उसके बाद अपने फाइनल डिसीजन दिए। और उन डिसीजन में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड दे दिया कि इतने सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप कुछ भी करो, आप कौन से अप्रोप्रिएट मेजर लोगे वो आप जानो, लेकिन दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन कम करना ही करना है। इतने परसेंट आपको दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम करना ही करना है। आप क्या अप्रोप्रिएट मेजर लोगे वो आपको देखना है। और जो अप्रोप्रिएट मेजर बाय द गवर्नमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिए गए हैं वो मैं बता देता हूँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया वो तो है ही, उसके अलावा आप क्या करोगे वो आप जानो, लेकिन ऐसा करने के बाद आपको दिल्ली का एयर पोल्यूशन एक सर्टेन लिमिट तक कम करके लेके आना है। और उसमें पहला प्रोविजन ये दिया गया था कि दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप डीजल से निकाल के सीएनजी पे शिफ्ट करो। पहले दिल्ली में डीजल की बस चला करती थी, फिर सब बसेस कैसी आ गई, सीएनजी की आ गई। अब अगर आप बसों पे देखोगे तो लिखा होता था कि अब से 1-1.5 साल पहले पुरानी बसेस थी तो उन पे लिखा होता था कि सीएनजी से ऑपरेट होने वाला वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में है। जितनी बसेस दिल्ली में सीएनजी से ऑपरेट होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उतनी बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किसी भी कंट्री के अंदर ऑपरेट नहीं होती। तो अपने आप में ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड बन गया कि दिल्ली का सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीधे डीजल से निकाल के सीएनजी पे शिफ्ट कर दिया गया। क्यों सीएनजी पे शिफ्ट किया, उसके यूज बताएंगे कि भाई सीएनजी क्यों फायदेमंद है डीजल के कंपैरिजन में, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। और ऐसा कब तक करना था, बाय द एंड ऑफ 2002, मतलब 1990 में ये जनहित याचिका दायर की गई। 1-2 साल हियरिंग में लगे होंगे। उन्होंने एक तरीके से बोल दिया कि अगले 10 सालों के अंदर आपके पास टाइम है, आप दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितनी भी दिल्ली में पब्लिक बसेस चलती हैं, जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियां हैं वो, और इस तरीके से जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की गाड़ियां हैं वो, सबका सब सीएनजी पे शिफ्ट कर दो। क्यों सीएनजी पे शिफ्ट करना है वो हमें देखना है ना। बट ये जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया ये आप अपने आप एक केस स्टडी के फॉर्म में पढ़ लीजिएगा। दिल्ली चौथे नंबर पे है 41 सिटीज में से पूरे वर्ल्ड में। 1990 की बात है, दिल्ली में इतनी कारें हैं जितनी गुजरात और वेस्ट बंगाल को मिला के नहीं है, मतलब उससे भी ज्यादा कारें हैं। फिर ये कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल दी गई और उसमें कहा गया कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन आप कैसे कम करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ये हुआ जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। एज पर ऑनरेबल, सर फिर दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्या किया? हाँ दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्या किया? यही किया। दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसा है, करो शिफ्ट, सारी गाड़ियां हटाओ डीजल वाली, सारी गाड़ियां सीएनजी वाली लाओ, सारे सबके इंजन बदलो, पैसा खर्च करो ना। तुम कहाँ से पैसे लाओगे वो थोड़ा हेडेक होता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट तो केवल डिसीजन देता है, कैसे पूरा करोगे वो आपको देखना है। पोल्यूशन भी तो आपको ही कम करना है भाई। आप अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखोगे तो दिस इज आवर फ्री फंडामेंटल राइट। हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हमें रहने के लिए साफ हवा दी जाए। ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट से आज ये कहूँ कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे फ्री एयर दिलवाओ। अब क्या करेंगे, मतलब इस टाइम पे केजरीवाल सीएम है तो वो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे वो जाने, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, बट मुझे क्लीन एयर चाहिए। ये मेरा फंडामेंटल राइट है जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया। अब दो। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो ऑनरेबल लिखा है, ये HBLE, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दी उनके हिसाब से कंक्लूजन जो निकला वो ये, मैं पहला लिख दे रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ 2002 जितना भी जो एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिससे भी पब्लिक चलती है, वो डीजल से शिफ्ट कर देना है सीएनजी पे। सर आपने एज पर की बात क्या लिखा है? ऑनरेबल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। तो सारा का सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2002 के खत्म होने तक डीजल से सीएनजी पे आ जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कह दिया। अब सीएनजी पे क्यों आना चाहिए, तो फिर अब आप अपने टॉपिक पे आ सकते हैं कि यूज ऑफ सीएनजी क्या है। सीएनजी का यूज ये है कि सीएनजी की बर्निंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है ना, इट बर्न्स एफिशिएंटली।
अगर आप सीएनजी को जलाओगे तो पूरी तरीके से जलेगी, एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल। अगर आप सीएनजी को जलाते हैं तो सीएनजी में अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन नहीं होते। पेट्रोल डीजल में कितना भी नई गाड़ी होगी, आप अगर प्रीमियम वाला भी तो तेल आता है ना, एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला तेल आता है, तो वो भी अगर आप डलवा लोगे तब भी आपको कुछ अमाउंट जो है वो अनबर्न्ट की फॉर्म में निकलेगा। वो जो डीजल और बाइक के जो इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन, उनकी कमी है बेसिकली। लेकिन सीएनजी ऑपरेटेड जो है वो 100% बर्न्स एफिशिएंटली, 99.97% तक सीएनजी बर्न कर जाती है। और अगर अनबर्न रह गई तो वो भी तो कंप्रेस नेचुरल गैस ही तो है। एक नेचुरल गैस तो अगर एनवायरमेंट में जा भी रही है तो भी तो कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ा निकल रही है, इससे कोई कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा निकल रही है। तो उसका मतलब ये कि अगर अनबर्न भी रह गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। वेरी लिटिल अमाउंट इज लेफ्ट अनबर्न्ड, बिना जले अगर छूटेगा तो बहुत कम, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सस्ती भी है, सब जानते हैं, इट इज चीपर देन डीजल एंड पेट्रोल। आप सीएनजी में मिलावट नहीं कर सकते, पेट्रोल डीजल में तो मिलावट खूब होती है, सब जानते ही हैं। सीएनजी में कोई मिलावट नहीं होती है ना, कांट बी एडल्ट्रेटेड। ये सब चीजें ये खास बात है कि जिसकी वजह से सीएनजी को यूज किया जाए, बट देयर आर फ्यू डिसएडवांटेज ऑल्सो। सीएनजी की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी बात है कि सीएनजी की जो नॉन, आप कह सकते हैं कि एश्योरेंस है अनइंटरप्टेड सप्लाई का। सीएनजी दिल्ली में कैसे आती है? पूरी जमीन के नीचे एक पाइपलाइन पड़ी है, गुजरात के कच्छ से वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो दीघा एक जगह है, दीघा बीच, वहां से सीएनजी का, रिलायंस का सर्विस स्टेशन है। तो वहां से लेके दिल्ली तक नीचे एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन पड़ी हुई है जिससे सीएनजी दिल्ली में पहुंचाई जाती है। अब सीएनजी तो एक गैस है, गैस कभी ज्यादा कभी कम, तो सीएनजी हमेशा दिल्ली में आती ही रहेगी, इस बात की कोई गारंटी अगर है? बिल्कुल गारंटी कुछ नहीं, आती रहेगी वो एक अलग बात है। पर कोई लिख के नहीं देगा कि आपको हमेशा मिलेगी। लेकिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल हमेशा मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल का टैंक नीचे होता है, पता होता है कि भाई इतना पेट्रोल मेरे पास स्टोर है, खाली हो जाएगा तो मैं बोर्ड लगा दूंगा कि पेट्रोल खत्म हो गया। लेकिन सीएनजी के साथ ऐसा कुछ नहीं पता कि भाई सीएनजी जमीन के नीचे कितनी है, कब तक मिलेगी, हम नहीं जानते। तो एक तो प्रॉब्लम सीएनजी के साथ ये है कि नॉन एश्योरेंस है, आप एश्योर नहीं हो सकते ऑफ अनइंटरप्टेड सप्लाई। और दूसरी चीज क्या है कि जमीन के नीचे पाइपलाइन डालना, बिकॉज हर सिटी में तो सीएनजी नहीं पहुंची, जो बड़े बड़े सिटी है वहां सीएनजी है। अब सीएनजी की गाड़ी मैं दिल्ली में खरीद लूं और मैं अगर अपने घर ले जाऊं रूरल एरिया में, तो वहां तो सीएनजी है ही नहीं ना, चलेगी कैसे? तो इसलिए गाड़ियों ने वो भी सोल्यूशन निकाला कि भाई सीएनजी का भी इंजन है, पेट्रोल का भी है, सीएनजी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, तब पेट्रोल से शुरू कर लेना गाड़ी, जब तक सीएनजी है तब तक सीएनजी से चला लो। तो ये भी एक था कि सीएनजी में डिफिकल्टी भी बहुत है इन लेइंग डाउन पाइपलाइन टू डिलीवर सीएनजी, ये चीजें। तो ये डिसएडवांटेज भी है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीएनजी को यूज करो, उसके अलावा कुछ और स्टेप्स भी सीएनजी में ये सजेस्ट किए गए है ना, अदर पैरेलल स्टेप्स टेकन। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने और क्या काम किया सीएनजी पे लाने के अलावा? एक तो ये था कि सीएनजी को आप दो, दूसरा और क्या कर सकते हो, फिर उन्होंने ये कहा कि पुरानी गाड़ियां हटा दो, है ना। आप अगर यहाँ लिखोगे तो लिखा होगा बुक में, फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल, है ना। यूज ऑफ अनलेटेड पेट्रोल, ये तो बहुत पहले से यूज हम कर ही रहे हैं। सर मेट्रो के आने से पॉल्यूशन कम हुआ है क्योंकि वो बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। बिल्कुल कम हुआ, वरना तो उतने ही लोग सब गाड़ियों से चल रहे होते तो और ज्यादा होता दिक्कत। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर,
ये हो गए है ना। यूज ऑफ लो सल्फर, अभी हम पढ़ेंगे इसे। थोड़ा कम सल्फर वाला होगा तो SO2 कम रिलीज होगा। ये सब हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल फॉलो नहीं होते, दैट इज स्ट्रिक्ट पोल्यूशन नॉर्म्स। ये तो बिल्कुल फॉलो नहीं होते, है ना। तो ये सब भी स्टेप्स इसमें इंक्लूड किए गए, है ना, कि भाई दिल्ली में किस तरीके से ये काम करना है ना? यहाँ पे एक ये भी आया तीसरा स्टेप, यहाँ पे एक नाम दे रखा है बुक में, एनसीईआरटी में दे रखा होगा, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी बनाई गई है। सर इसका मतलब क्या बताया आपने, स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स ऑफ? मतलब पॉल्यूशन को लेके बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन फॉलो कहाँ होते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए बट फॉलो नहीं होते ना। पुरानी गाड़ियां दिल्ली में अलाउ नहीं है अभी भी। है रूल यही कि 2008 से पहले की गाड़ियां जो है वो कमर्शियल व्हीकल, 2008 से 2008 से पहले तो के तो पर्सनल व्हीकल हैं, और 2000 शायद 12 या 13 से पहले के जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो दिल्ली में अलाउ नहीं है, बट आ जाते हैं, पैसे दे दो आ जाएंगे, क्या है, कौन चेक कर रहा है। अब पुरानी गाड़ियां आएंगी तो यहाँ तो सबसे पहले यही लिखा था ना, फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल्स। पुरानी गाड़ियां लाओगे तो धुआं ज्यादा निकलेंगी, नई गाड़ियां लाओगे तो कम निकलेगा। लेकिन अब जिनके पुराने ट्रक चल रहे हैं, जिनकी पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, मान लो मेरे पास एक कार है, पुरानी कार है, अब दिल्ली में मारुति 800 बंद है। आप मारुति 800 दिल्ली में नहीं चला सकते, बिकॉज मारुति 800 का जो इंजन है, अभी आप यहाँ पढ़ोगे, वो BS3 है, भारत स्टेज 3 है, जबकि दिल्ली में जो चलना चाहिए वो भारत स्टेज 4। और अभी पिछले साल से अब BS6 आ गया है, सीधे सीधे 4 के बाद 6 ही आ गया। तो अब पुराने इंजन आप लाओगे तो क्या है भाई, आनी तो नहीं चाहिए, ले आए, चला रहे हो, पुलिस ने पकड़ लिया, ले दे के काम कर लिया। ये भी तो बातें हैं ना। तो स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन लेवल के नॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा तो गवर्नमेंट यहीं पे वीक पड़ती है कि पॉल्यूशन के नॉर्म्स ही नहीं फॉलो करा पाती। क्योंकि लोगों में एटीट्यूड बहुत है ना इस चीज को लेके कि हम दिल्ली में रहते हैं, वी आर डेलाइट्स, है ना। वो सिर्फ नाम का है। अभी भी जैसे रिसेंटली का भी एग्जाम्पल 3-4 दिन पहले का ही था, कि जब ये था कि मास्क लगाने पे जुर्माना 500 रुपए, फिर बढ़ा के 2000 कर दिया गया। अब इतना ज्यादा उनमें एग्रेसिव है कि अच्छा 2000 का है, ये लो 2000 रुपए, अब नहीं लगा रहा मास्क, बताओ। ये चालान 24 घंटे तक वैलिड होता है। 2000 रुपए मैं दे दूंगा, नहीं लगा रहा, अब बताओ क्या करोगे, कैसे समझाओगे आप किसी को। क्या मास्क ना लगाने पे फांसी दे दोगे, वो भी बहुत लंबा चौड़ा है, जो मर्डर कर देते हैं उनकी फांसी तो होती नहीं, मास्क लगाने पे फांसी दे दोगे क्या, नहीं लगाने पे। ये दिक्कत है कि गाड़ियों पे काली फिल्म नहीं लगानी, 1000 रुपए का जुर्माना है जी, ये लो 1000 रुपए, अब तो मैं काली फिल्म लगा के 24 घंटे घूम सकता हूँ ना, क्योंकि जो चालान का आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है। एक ही सेक्शन, एक ही धारा के अंदर अगर आप क्राइम करते हो, तो वो जो पोल्यूशन के नाम्स में, तो वो एक सेक्शन के अंदर जो कहा गया है, तो उस धारा में आपका चालान 24 घंटे बाद ही कर सकता है दोबारा से। तो इसका मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए हेलमेट नहीं लगाया, चालान कट गया, तो आप 24 घंटे बिना हेलमेट लगाए पूरी दिल्ली में घूमते रहिए, कोई नहीं रोकेगा। चालान की कॉपी दिखा दीजिए, चालान एक बार कट चुका है ना, कोर्ट का ऑर्डर तो यही है, दोबारा चालान नहीं कर सकता। अब जब लोगों में ये चीज आ जाती है ना कि लो पैसा आपको चाहिए ना, ये लो, अब बताओ कैसे फॉलो कराओगे आप। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, हर जगह पे मॉरल ड्यूटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोगों को ये समझना होगा कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करा सकती। अगर आपको दिल्ली साफ सुथरा चाहिए तो रखना भी आपको ही पड़ेगा। गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे जो करेगी सो करेगी, बट आपकी कोई पर्सनल ड्यूटी भी तो होनी चाहिए। वो चीजें नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आती है ना। तो जैसे ये न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी यहाँ पढ़ने वाले हैं कि यूरोपियन कंट्री में क्या है कि इंजन कैसे बनेगा किसी गाड़ी का, उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं डिफाइंड, कि कोई भी गाड़ी इन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करके बनाई जाएगी। उन इंजन को या उन मॉडल को यूरो मॉडल कहा जाता था, यूरो फॉर यूरोपियन। वही मॉडल इंडिया ने अप्लाई किया, इंडिया में उसका नाम बदल के रख दिया गया BS, भारत स्टेज। तो यूरोपियन मॉडल को इंडिया में क्या बोला गया है, भारत स्टेज बोला गया। तो जैसे यूरो 2 मॉडल है तो इंडिया में भारत स्टेज 2 हो गया, यूरो 3 आया तो इंडिया में भारत स्टेज 3 हो गया, यूरो 4 आया तो इंडिया में भारत स्टेज 4 हो गया। वहां तो यूरो 5 भी आया, यूरो 6 भी आ गया, इंडिया में तो यूरो 6 अभी आ ही नहीं पाया, 5 तो आया ही नहीं, अब सीधे सीधे यूरो 6 आ गया है।
और यूरो 6 भी बहुत बहुत ही नॉमिनल लिमिटेशंस के साथ आया, बिकॉज यूरो 6 के लिए जो सड़कें चाहिए वो तो है ही नहीं दिल्ली में। कैसे करोगे जब दिल्ली में ही नहीं है, तो बाकी ये इंडिया में कैसे फॉलो कराओगे? पहले तो मेट्रो सिटीज में फॉलो करा लो, रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर जो चल रहा है वो चलने दो। पहले जहां पॉल्यूशन ज्यादा है कम से कम वहां तो फॉलो करा लो। तो ये ऑटो फ्यूल पॉलिसी कहलाती है कि इंजन कैसा होना चाहिए और इंजन में पड़ने वाला जो तेल है, डीजल या पेट्रोल, वो कैसा होना चाहिए। इसका भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि जैसे बर्न क्या हो रहा है, डीजल या पेट्रोल में क्या जला रहे हो आप? हाइड्रोकार्बन। तो अगर आपने डीजल या पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन कम कर दिया तो कम बर्न होगा ना, यानी 1 लीटर में अगर 50 किलोमीटर गाड़ी चलती है और आपने यानी पेट्रोल कंपनी ने अगर हाइड्रोकार्बन उसमें कम कर दिया तो 1 लीटर में अब चलेगी 35 किलोमीटर। आप कंपनी पे चढ़ जाओगे कि आप तो 50 का एवरेज दे रहे थे, तो 35 ही दे रही है। वो ये तो ना कह रही है कि पेट्रोल में आपने हाइड्रोकार्बन कम कर दिया इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने करा, क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोकार्बन कम डालेंगे तो हाइड्रोकार्बन बर्न भी कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। ऐसे ही सल्फर का कंटेंट अगर रिड्यूस कर दिया जाएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड भी कमी रिलीज होगी। तो ये चीजें ऑलरेडी यूरोपियन कंट्री ने बनाई और वहां के लोगों ने फॉलो कर ली बिना किसी चेंज के। हमारे यहाँ इस चीज को लेके बड़ा वो है कि ऐसी पॉलिसी क्यों बना दी भाई। गाड़ी खरीदने के टाइम पे ये थोड़ा ना बताया जाता है कि गाड़ी आपकी केवल 5 साल के लिए दिल्ली में एप्लीकेबल है, उसके बाद दिल्ली में नहीं चलेगी। अचानक से एक रूल आता है और कह देते हैं कि ये वाली गाड़ी दिल्ली में अलाउ नहीं है। अब जिसने वो गाड़ी खरीदी है लाखों रुपए देके, उसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो तो कोर्ट पहुंच जाएगा कि ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, बिना बताए मुझसे ये काम करा लिया गया। तो यहाँ पे ये चीजें भी हैं कि जो पोल्यूशन लेवल के नॉर्म्स बनाए गए, चाहे वो यूरोपियन कंट्री से आए हों या हमने खुद अपनी समझ से बनाए हों, उनको फॉलो कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टीडीएस प्रोसीजर है कि भैया उसको कैसे कराया जाएगा। फिलहाल आपको ये यूरो पॉलिसीज पढ़नी है, आज पूरा हो नहीं पाएगा ये। इसके आगे इसी में नॉइस पोल्यूशन भी इंक्लूडेड है, तब कहीं जाके ये एयर पोल्यूशन होगा। तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बताइए कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो। नो सर। फिलहाल तो ये ओके सर, बाय। ओके बाय।